बीते 2 दशकों में चीन ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आर्थिक ताकत, तकनीकी विकास और वैश्विक विस्तार की महत्वाकांक्षा ने चीन को अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बना दिया है। लेकिन चीन के इस उभार के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और चतुर रणनीति है, ऋण जाल कूटनीति, जिसे अंग्रेजी में डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। यह रणनीति सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल चीन दुनिया के कमजोर और विकासशील देशों को अपनी आर्थिक पकड़ में लेने के लिए करता है। चीन की यह नीति बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के साथ तेजी से दुनिया में फैल रही है। आप सोच रहे होंगे कि यह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है क्या? तो आगे बढ़ने से पहले इस BRI को संक्षेप में समझ लेते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे संक्षेप में BRI कहा जाता है, चीन की एक वैश्विक रणनीतिक परियोजना है जिसे वर्ष 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुरू किया था। इस पहल का उद्देश्य विश्व के विभिन्न देशों के साथ बुनियादी ढांचा, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना था। यह परियोजना ऐतिहासिक सिल्क रोड से प्रेरित है, जो प्राचीन काल में चीन को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। BRI के माध्यम से चीन ने उसी तरह की संपर्क व्यवस्था फिर से स्थापित करने की योजना बनाई है, लेकिन इस बार आधुनिक साधनों जैसे रेलवे, बंदरगाह, हाईवे, हवाई अड्डे, ऊर्जा प्रोजेक्ट और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से। इस पहल को 2 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, जो भूमि मार्ग से जुड़े देशों को चीन से जोड़ता है, और दूसरा 21वीं सदी की मैरीटाइम सिल्क रोड, जो समुद्री मार्गों के जरिए एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बंदरगाहों को आपस में जोड़ती है। इन दोनों ही मार्ग का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और चीन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाना था। BRI की शुरुआत के समय इसे एक आर्थिक सहयोग की योजना बताया गया था, लेकिन जैसे जैसे इस परियोजना ने आकार लेना शुरू किया, इसे चीन की जियोपॉलिटिकल रणनीति के रूप में भी देखा जाने लगा। चीन ने इस परियोजना के तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका के 150 से अधिक देशों के साथ समझौते किए। इन समझौतों के अंतर्गत चीन विभिन्न देशों में सड़कों, रेल नेटवर्क, पनबिजली संयंत्रों, बंदरगाहों, टेलीकॉम नेटवर्क और औद्योगिक पार्कों का निर्माण कर रहा है। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि चीन इन विकासशील और गरीब देशों को भारी मात्रा में कर्ज देता है, ताकि वे इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचा निर्माण कर सकें। चीन की सरकारी कंपनियां इन परियोजनाओं को पूरा करती हैं और धनराशि भी चीन के बैंकों से ही आती है। इन कर्जों पर ब्याज दर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की तुलना में अधिक होती है। जब यह देश समय पर कर्ज नहीं चुका पाते हैं, तो चीन उन्हें रणनीतिक छूट देने के बदले में उनके बंदरगाह, हवाई अड्डे या अन्य संपत्तियों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। BRI के समर्थकों का मानना है कि यह योजना विकासशील देशों के लिए वरदान है, क्योंकि इससे उन्हें बुनियादी ढांचे में निवेश का मौका मिलता है, जो कि वे अपने दम पर नहीं कर सकते। लेकिन आलोचक इसे चीन की ऋण जाल कूटनीति बताते हैं, जिसके तहत वह गरीब देशों को कर्ज में फंसाकर उनकी संप्रभुता पर नियंत्रण करता है। विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों ने इस परियोजना की आलोचना की है और चेताया है कि यह आर्थिक रूप से अलाभकारी हो सकता है। BRI के तहत चीन न केवल सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, बल्कि डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भी निवेश कर रहा है, जिसे डिजिटल सिल्क रोड कहा जाता है। इसके अंतर्गत चीन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स और डेटा सेंटर इन देशों में स्थापित कर रहा है। इससे चीन को संबंधित देशों की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली और डेटा पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण मिल सकता है, जो कि एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। इस परियोजना के दूरगामी परिणाम चीन की वैश्विक रणनीति को मजबूती देने वाले हैं। एक और जहां इससे चीन की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच मिल रही है, वहीं दूसरी ओर वह वैश्विक राजनीति और जियोपॉलिटिकल संतुलन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन की मंशा यह दिखाती है कि वह BRI के माध्यम से अमेरिका और यूरोपीय देशों के प्रभाव को कम कर एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित कर सके, जिसमें उसकी निर्णायक
भूमिका हो। भारत शुरू से ही इस परियोजना का विरोध करता आया है। इसका मुख्य कारण यह है कि BRI का एक हिस्सा CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। भारत का कहना है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तभी सफल हो सकती है जब वह पारदर्शी, न्याय संगत और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने वाली हो। कुल मिलाकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की व्यापक वैश्विक रणनीति है, जो आर्थिक विकास की आड़ में जियोपॉलिटिकल प्रभाव फैलाने का एक साधन बन चुकी है। जहां कुछ देशों को इससे सीमित लाभ मिल रहे हैं, वहीं कई देश गंभीर ऋण संकट में फंसे हुए हैं। यह योजना आज की वैश्विक राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभुत्व और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या BRI सच में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है या फिर यह वैश्विक असंतुलन का कारण बनता है। अगर इस नीति का ऐतिहासिक विश्लेषण किया जाए तो इसका प्रारंभिक उदाहरण श्रीलंका है। चीन ने श्रीलंका को हवनटोटा बंदरगाह बनाने के लिए लगभग $1.3 बिलियन का लोन दिया। यह परियोजना श्रीलंका के लिए एक आर्थिक बोझ बन गई क्योंकि वह इससे कोई मुनाफा नहीं कमा पाया। अंत में 2017 में श्रीलंका को यह बंदरगाह 99 साल की लीज पर चीन को सौंपनी पड़ी। यही घटना दुनिया भर में चीन की डेट ट्रैप रणनीति की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। इसके बाद पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, जाम्बिया, केनिया, अंगोला, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्था भी चीन के कर्ज के बोझ तले दबती चली गई। चीन की यह नीति बड़ी चतुराई से बनाई गई है। पहले वह संबंधित देश को भारी भरकम कर्ज देता है, कभी सड़क निर्माण के लिए, कभी बिजली संयंत्रों के लिए, कभी बंदरगाह के लिए और कभी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर इस परियोजना के निर्माण के लिए अपनी ही चीनी कंपनियों को नियुक्त करता है, जिससे वह पैसा दोबारा चीन लौटाता है। निर्माण पूरा होने पर संबंधित देश पर कर्ज चुकाने का दबाव बढ़ता जाता है। यदि उस देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वह कर्ज चुकाने में विफल हो जाता है। तब चीन उसके संसाधनों, जमीन या रणनीतिक परिसंपत्तियों को कब्जे में ले लेता है या फिर राजनीतिक रूप से उस पर अपना दबाव बनाकर अपनी शर्तें मनवाता है। पाकिस्तान का उदाहरण भी काफी महत्वपूर्ण है। चीन ने CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में अरबों डॉलर निवेश किए हैं। ग्वादर पोर्ट, हाईवे, रेलवे, पावर प्लांट्स इस योजना के तहत बनाए गए हैं। लेकिन आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वह चीन के कर्ज तले बुरी तरह से दब चुका है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के दरवाजे खटखटा रहा है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की स्वतंत्रता अब चीन की उंगलियों पर निर्भर है। ऋण जाल की यह नीति केवल आर्थिक नियंत्रण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की संप्रभुता को भी प्रभावित करती है। जब एक देश किसी दूसरे देश का कर्जदार बनता है और उसे चुका नहीं पाता तो उधार देने वाला देश उस पर नीतिगत, राजनीतिक और सैन्य दबाव डाल सकता है और चीन इसी कर्ज को अपनी विदेशी नीति के तहत इस्तेमाल करता है। अफ्रीकी देशों में भी चीन ने यही किया है। जाम्बिया को कर्ज में डुबोने के बाद उसने वहां की खनिज संपदाओं और एयरपोर्ट के संचालन अधिकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस ऋण जाल के कई सामाजिक और राजनीतिक खतरे भी हैं। जिन देशों की जनता को यह बताया जाता है कि चीन ने उन्हें विकास के लिए मदद दी है, वे धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि चीन की यह मदद असल में एक प्रकार का आर्थिक गुलामी है। जब कर्ज नहीं चुका पाते तो जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी फैलती है और राजनीतिक अस्थिरता जन्म लेती है। इस कारण से कुछ देशों में चीन विरोधी आंदोलन भी हुए हैं। श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट के सौंपे जाने के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला था। इसी तरह केनिया और मलेशिया जैसे देशों ने भी बाद में चीन की कुछ परियोजनाओं पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। इतिहास गवाह है कि कोई भी देश अगर दूसरे देश पर आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर हो जाए तो वह अपनी नीतियों और निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रह सकता, और चीन चाहता भी यही है। वह उन देशों को अपने अधीन देखना चाहता है जो वैश्विक मंच पर उसका समर्थन करे, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र हो, विश्व व्यापार संगठन हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो। यह नीति एक प्रकार की आर्थिक साम्राज्यवाद है जो दिखने में तो निवेश और विकास की नीति लगती है, लेकिन अंदर से यह किसी देश की स्वतंत्रता को हरण करने की प्रक्रिया है। वर्तमान समय में जब वैश्विक भू राजनीति में अस्थिरता है, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष, भारत चीन सीमा विवाद और अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के बीच चीन अपनी पकड़ और मजबूत करने में लगा हुआ है। वह नए नए देशों को अपने जाल में फंसाने के लिए सस्ते कर्ज, आकर्षक परियोजनाएं और तेज निर्माण कार्य का लालच देता है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य एक दिन उस देश को अपनी नीति के अधीन करना है। भारत को भी इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा,
क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान चीन के इस जाल में पहले ही फंस चुके हैं। यदि इन देशों की नीतियां पूरी तरह चीन के नियंत्रण में चली जाती हैं तो यह भारत की रणनीतिक और सुरक्षा नीति के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। भारत को न केवल इन देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे बल्कि उन्हें वैकल्पिक सहायता, तकनीकी समर्थन और कूटनीतिक मार्गदर्शन भी देना होगा ताकि वे चीन पर पूरी तरह निर्भर न हो जाएं। चीन की डेट ट्रैप रणनीति एक चुपचाप फैलने वाली वैश्विक आपदा है। यह बम की तरह अचानक फटती नहीं बल्कि दीमक की तरह धीरे धीरे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली को खोखला कर देती है। यह खतरा जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गहरा और जटिल है। चीन इस नीति के जरिए न केवल अपना आर्थिक विस्तार कर रहा है बल्कि वह नए उपनिवेशवाद की नींव रख रहा है जिसमें बंदूक नहीं बल्कि कर्ज हथियार बन चुका है। इसीलिए आज यह आवश्यक है कि दुनिया के विकासशील देश इस नीति के पीछे छिपे मकसद को समझें और भविष्य में कर्जा लेते समय सावधानी बरतें। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस पर एकजुट होकर वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था बनानी होगी जिससे छोटे देश केवल चीन पर निर्भर न रहें। यदि समय रहते इस खतरे को नहीं रोका गया तो आने वाले वर्षों में दुनिया के कई देश आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से चीन के अधीन हो सकते हैं और यह स्थिति एक स्वतंत्र और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक होगी। चीन ने अब तक दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों को अपने कर्ज जाल यानी कि डेट ट्रैप में फंसा लिया है। इसी वजह से चीन आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश भी बन गया है। साल 2025 में चीन विकासशील देशों से रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ रुपए वसूलने वाला है जिसे चीन ने कर्ज के रूप में एक दशक पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत देना शुरू किया था। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज दुनिया के करीबन 150 देश इस BRI परियोजना से जुड़े हैं जिनका संयुक्त रूप से वैश्विक GDP में लगभग 40% हिस्सा है। इसमें से 42 देशों पर चीन का कर्ज उसकी कुल GDP का 10% से भी ज्यादा है। साल 2017 में चीन ने विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा देने वाला देश बन गया। चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान उन 53 गरीब देशों में शामिल है जिन पर चीन का सबसे अधिक कर्ज है। इसके बाद अंगोला, श्रीलंका, केनिया, बांग्लादेश, जाम्बिया, लाओस, मिस्र और नाइजीरिया जैसे देश भी चीन के बड़े कर्जदारों की सूची में शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के विदेश नीति पर काम करने वाली संस्था लोई इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के अनुसार इस साल 75 गरीब देशों को चीन को रिकॉर्ड मात्रा में कर्ज की किस्तें चुकानी है। चीन इन देशों को ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज देता है लेकिन जब यह देश कर्ज नहीं चुका पाते तो चीन वहां अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने लगता है। यही उसकी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है जिसके जरिए वो दूसरे देशों की आर्थिक आजादी और संप्रभुता पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता है।